हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो तो अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से इंडेक्स 41 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो का लिंक ना सब दोस्तों का सब ग्रुप में शेयर करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, हर इंडेक्स क्लास में टीवाई के दे रखे। तो मैं आपको आज की वीडियो में इंडेक्स 41 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, हर मॉड्यूल क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे। तो मैं आप लोगों को इंडेक्स 41 के 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराऊंगा। अगर आपको इंडेक्स 41 के केवल और केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स 41 के ना कंप्लीट रिवीजन वीडियो जिसमें मैंने 100% कॉन्सेप्ट डिटेल में रिवाइज करा रखे हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। इंडेक्स 41 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इंडेक्स 41 तीन चीजों के ऊपर अप्लाई है। एक बायोलॉजिकल एसेट, सेकंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट और थर्ड आपका गवर्नमेंट ग्रांट। बट ये तीनों के तीनों इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो। आई मीन टू से अगर ये तीन आइटम इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो इन तीनों के ऊपर फिर आपका इंडेक्स 41 अप्लाई हो जाएगा। एक बायोलॉजिकल एसेट, सेकंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट और थर्ड आपका आएगा गवर्नमेंट ग्रांट। हालांकि अगर गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू वेरियर प्लांट है या अदर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसके ऊपर इंडेक्स 20 अप्लाई होता है। बायोलॉजिकल एसेट को हम इनिशियली मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ध्यान देना, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक। और जो भी इनिशियल अपनी कॉस्ट आएगी, डिफरेंस हम कहां लेके जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। सब्सिक्वेंटली रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे हम लोग बायोलॉजिकल एसेट को कैसे वैल्यू करते हैं, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। जो भी डिफरेंस होता है उसे कहां लेके जाते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक। एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर मान लो फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजर नहीं हो पा रही तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रेयरली ऐसा होता है, ठीक। आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। मैं आपको पहले टीवाई के कराऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट आता रहेगा कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। एंटिटी ए परचेज कैटल एट एन ऑक्शन ऑन 30 जून X1। एंटिटी ए ने क्या किया, कैटल परचेज की ऑक्शन में, कब, 30 जून को। परचेज प्राइस आपका 1 लाख है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू एंटिटी फार्म आपका 1000 है। एक बात हो, ये वीडियो रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट कवर करा पाऊं। आपने क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। सेल प्राइस ऑफ द कैटल एट 31 मार्च X2 आपका 110 है। ये रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू दे दी, मतलब सेल प्राइस, ठीक है। ये इनिशियली अपनी कॉस्ट आ गई, तो अभी तक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपनी इनिशियल कॉस्ट 1,01,000 है, लेकिन हम लोग वैल्यू कैसे करेंगे, हम वैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी। द कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वर टू सेल द कैटल एट ऑक्शन। अब हम अगर इस कैटल को ऑक्शन में बेचने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इट मीन्स ये कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में आपका 1000 तो माइनस हो गया, ठीक। इन एडिशन टू एन ऑक्शनर फी 2% ऑफ द सेल प्राइस, सेल प्राइस पे 2% ऑक्शनर फी पे करनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू 97,000 आ गई। द ऑक्शनर चार्ज 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस फ्रॉम बोथ द बायर एज वेल एज द सेलर। बीइंग ए बायर मेरे को 2% आपका ऑक्शनर फी पे करनी पड़ी है, तो 2000 की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मेरी इनिशियली कॉस्ट कितनी आ गई, 1,03,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया, 97,000। तो मैं एंट्री पास करूंगा बायोलॉजिकल एसेट 97,000 से टू बैंक अकाउंट 1,03,000 से, डिफरेंस आपका लॉस ऑन आपका इनिशियल रिकॉग्निशन आ जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर 6,000 से, ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट एट विच द कैटल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, हमने डिस्कस कर लिया। एंड एट ईयर एंड, और अपने एंट्री पास करनी, हमने इनिशियली रिकॉग्निशन भी डिस्कस कर लिया और जनरल एंट्री पास कर ली। ईयर एंड पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट को वैल्यू करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, दैट इज आपका 1,10,000 माइनस 2% माइनस आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000, तो 1,06,000 पे आपका सब्सिक्वेंटली मेजरमेंट होगा और डिफरेंस 97,000 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 9800 का गेन आ गया, जो पिनल अकाउंट में चला जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट अकाउंट, ठीक। ये देखिए 9800 से। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। XY लिमिटेड इज ए फार्मिंग एंटिटी वेयर cows are milked on daily basis. Milk is kept in the cold storage immediately after milking and sold to retail distributor on a weekly basis, ठीक। On 1st April X1, XY had a herd of 500 cow which were all 3 year old. 1st April X1 को अपने पास कितनी गायें हैं सर, 500, एज कितनी, 3 ईयर ओल्ड, ठीक।
ड्यूरिंग द ईयर, अब इसने आगे इन्फॉर्मेशन दे दी करंट ईयर की। अब इनिशियली मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया होगा, सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड किया होगा, कैसे रिकॉर्ड किया होगा, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक। क्वेश्चन की एक बार रिक्वायरमेंट देखते हैं। पास जर्नल एंट्री of the above transaction with respect of the cow in the financial statement of XYZ Limited for the year ended 31st March X2 also show the amount lying in the inventory if any। आपने बताना इन्वेंट्री में अमाउंट कितना है और आपने साथ साथ बताना कि एंट्री क्या क्या पास होंगी। देखिए इनिशियली अपने पास ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है तो हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसकी फेयर वैल्यू एक बार हमें देखनी पड़ेगी। 3 ईयर ओल्ड है, 1 अप्रैल X1 को जो फेयर वैल्यू दे रखी है वो 27,000 है और कॉस्ट टू सेल काउ 1,000 है तो 26,000। तो इनिशियली जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा 1 अप्रैल X1 को आ रहा होगा 500 इंटू 26,000, 1 करोड़ 30 लाख, ये इनिशियली कैरिंग अमाउंट ऑफ द काउ, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउ बिकेम सिक एंड ऑन 30th September X1 20 काउज डाइड। यहाँ पे 20 काउज डाइड होगी तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक। P&L अकाउंट डेबिट टू आपका बायोलॉजिकल एसेट आएगा। अब यहाँ पे ना दो तरीके हैं, एक हम क्या करेंगे जो कैरिंग अमाउंट है उसी को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। सेकंड तरीका ये भी है कि हम पहले क्या करेंगे फेयर वैल्यू को रीमेजर करेंगे और जो डिफरेंस होगा फेयर वैल्यू रीमेजरमेंट को P&L अकाउंट में चला जाएगा और फिर असेट को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, बायोलॉजिकल एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक। देखिए अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 30th September को 3.5 ईयर की काऊ होगी तो उस दिन रेट क्या था। द फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 ईयर ओल्ड काऊ 1 अक्टूबर को आपका 27,000 था, ठीक। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अपना कितने से है सर 1,000 ही है 1 अक्टूबर को भी तो 26,000। इट मीन्स क्या है कि रीमेजरमेंट यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक। अब 20 काउज जो डाइड होगी है हम क्या करेंगे उससे अमाउंट को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। तो एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट मतलब लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका बायोलॉजिकल एसेट कितने से 520 से। ये देखिए 520 का अमाउंट आ गया, ठीक। और ये जो अमाउंट है ये अपना P&L अकाउंट में चला जाएगा। ठीक। 1 करोड़ 30 लाख माइनस आपका 5,20,000, 1 करोड़ 24 लाख 80,000, ये अपने पास जो ऑलरेडी काउ है उसका कैरिंग अमाउंट आ गया कब 30th September X1 को। ऑन 1 October X1 XY Limited purchased 20 replacement cow from the market for 21,000 each. These 20 cow were all 1 year old when they were purchased. इन काउ की एज 1 ईयर थी और हमने जो पेमेंट की वो कितनी की है 21,000 इंटू 20 4,20,000। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमने कोई और कॉस्ट इनकर्ड की है जैसे कमीशन वगैरह अगर पे किया परचेज करने पे तो वो भी अपनी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पैसे ने दी नहीं तो 420 क्या आएगा कॉस्ट आ जाएगी काउ को परचेज करने की और हम वैल्यू कैसे करेंगे फिर लेस आपका कॉस्ट टू सेल पे। अब 1 ईयर ओल्ड है 1 अक्टूबर को 21,000 फेयर वैल्यू है और 1,000 आपका कॉस्ट टू सेल है तो 20,000 के हिसाब से हम इसे वैल्यू करेंगे तो वैल्यूशन आ जाएगा 20,000 इंटू 20 4 लाख। बायोलॉजिकल एसेट न्यू काउ अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट, बायोलॉजिकल एसेट में आपका 4 लाख अमाउंट आएगा टू बैंक 420 आएगा 20,000 आपका लॉस आ जाएगा। तो ये लॉस कहाँ चला जाएगा सर, ये लॉस अपना P&L अकाउंट में चला जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास 1 अक्टूबर को 4 लाख की न्यू काउ होगी, ठीक। ये 580 काउ है 480 काउ है और ये 20 काउ। On 31st March X2 XY Limited had 1,000 liters of milk in the cold storage which had not been sold to retail distributor, ठीक है। The market price of the milk at 31st March X2 was ₹20 per liter. When selling the milk to distributor XYZ Limited incurred selling cost of आपका 1 per liter। तो 19 के हिसाब से हम क्या करेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू कर लेंगे तो 19,000 मिल्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। These amount did not change during the March X2 and are not expected to change during April X2। ये इन्फॉर्मेशन दे दी फेयर वैल्यू की। अच्छा अब ईयर एंड पे क्या होगा, जो ये काउ थी यहां पे 3 ईयर की थी तो 4 ईयर की हो जाएंगी, ठीक। और ये जो काउ है ये 1.5 ईयर की हो जाएंगी, ठीक। 4 ईयर काउ की फेयर वैल्यू कितनी है ईयर एंड पे 26,500 और 1,100 आपका कॉस्ट टू सेल है तो 26,500 माइनस 1,100 ये अमाउंट आ गया 25,400 इंटू कितनी काउ अपने पास सर 480 1 करोड़ 21 लाख 92,000 1 करोड़ 21 लाख 92,000 ये फेयर वैल्यू आ गई माइनस 1 करोड़ 24 लाख 80,000 तो लॉस ऑन आपका मेजरमेंट आ गया 2,88,000।
अच्छा, जो काउ 1.5 ईयर की ओल्ड होगी 23,500 उनकी फेयर वैल्यू है, 1100 सर पोस्ट है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दें किससे इसको सर, 20 काउ 4,48,000, तो 48,000 का यहाँ पे गेन ऑन मेजरमेंट आ गया न्यू काउ के ऊपर। ये देखिए, ये लॉस आ गया, ये आपका गेन आ गया, ये इन्वेंट्री आ गई। चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें अल्टरनेटिव भी आपका पॉसिबल है। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन 3 जैसे इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन दे रखा है ऐसे डिस्कस करूंगा और एक दो अल्टरनेटिव भी आपको बताऊंगा। ठीक, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। कंपनी एक्स परचेज 100 गोड्स एट एन ऑक्शन ऑफ 1 लाख ऑन 30 सितंबर X1। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आराम से आपको कराऊंगा, हर अल्टरनेटिव पॉसिबल जो हो सकते हैं वो सारे सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आराम से क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे इस क्वेश्चन में। पास जर्नल एंट्री फॉर द इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, आपने क्या करना, इनिशियली और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की एंट्री पास करनी फॉर ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड आर ऑफ 30 सितंबर 31 मार्च एंड द कंपनी डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो कंपनी क्या करें, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है, तो 30 सितंबर 31 मार्च को हमें क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब रीमेजरमेंट करना पड़ेगा बायोलॉजिकल एसेट को। ठीक, कंपनी एक्स परचेज 100 गोड्स एट एन ऑक्शन फॉर 1 लाख ऑन 30 सितंबर X1। ठीक है जी, subsequent transportation cost were 1000 that is similar to the cost X would have to incur to sell the goat at the auction। हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर की है और अगर हम बीइंग ए सेलर जाएंगे तो अभी हमें ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो कॉस्ट आई है अभी 1 लाख प्लस ये 1000 है, और अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूंगा तो 1 लाख बीइंग ए सेलर मेरे को 1000 कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, तो मेरी जेब में जो पैसे आएंगे 1000 डिडक्ट होकर आएंगे। ठीक, एडिशनली देयर वुड बी ए 2% सेलिंग फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट टू बी इनकर्ड बाय द सेलर। बीइंग ए सेलर क्या होगा, 2% मेरे को सेलिंग फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो अमाउंट आ गया आपका 97,000। ठीक, अच्छा, बीइंग ए बायर यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें नहीं बोला कि हमें ये अमाउंट पे करना है, तो इसका मतलब क्या है, अपनी कॉस्ट 1,01,000 है, तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट 97,000 टू बैंक अकाउंट 1,01,000, 4,000 का अपना लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च X2 ये रिपोर्टिंग डेट आ गई। द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इन द मोस्ट रेलिवेंट मार्केट इंक्रीज टू 1,10,000। ठीक है जी, 1,10,000 आ गया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका 1,000 वुड हैव टू बी इनकर्ड बाय द सेलर टू गेट द गो टू द रेलिवेंट मार्केट। ठीक है जी, तो 1,09,000 फेयर वैल्यू आ गई, और एन ऑक्शनर फी 2% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट वुड बी पेबल बाय द सेलर। 2% आपका फी पे करनी पड़ेगी, ऑक्शनर फी बीइंग ए सेलर, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1,06,800 आ गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जून X2, अब ये जो आपका इवेंट है ये नेक्स्ट डेट का है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 31 मार्च X2 को आपका रीमेजरमेंट करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और जो डिफरेंस होगा उसे कहाँ लेके जाएंगे, आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर एज ए गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट। तो 97,000 था, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,06,800 हो गया। ठीक, तो 9800 का गेन आ गया, ये देखिए ये आपका गेन आ गया। बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल नहीं आएगा, यहाँ पे गेन ऑन रीमेजरमेंट लिख लेंगे। चले जी सर, और ब्रैकेट में पीएनएल लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अपने पास ना 100 गोट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगी। 1,06,800 100 गोट्स की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो एक गोट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1068 होगी। ठीक, ऑन 1 जून X2 X सोल्ड 18 गोट फॉर 20,000। X ने क्या किया, 18 गोट सेल कर दी एंड इनकर्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 150। ठीक है, इन एडिशन देयर वाज 2% ऑक्शनर फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट पेड बाय द सेलर। अब यहाँ पे ना बड़ी सारी अल्टरनेटिव एंट्री बन सकती है। ठीक है, पहले मैं वो अल्टरनेटिव करा देता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने फॉलो कर रखा है, और बिल्कुल ठीक भी है वो ना, उसमें कोई सच मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम जब गोट को सेल करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक जी सर, टू आपका रिवेन्यू आ जाएगी कितने से, 20,000 आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या क्या सेलिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से, 400 आपका ऑक्शनर फी आ गया, 150 आपका
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई 550, ठीक। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 550 से। इन दोनों की जगह एक अल्टरनेटिव एंट्री बन सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट 19450 से, नेट ऑफ आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट आपका 550 से, और टू आपका रिवेन्यू 20,000 से, क्योंकि रिवेन्यू को और हम एक्सपेंडिचर को नेट नहीं कर सकते। ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट सेलिंग एक्सपेंडिचर टू रिवेन्यू अकाउंट, ये हमने क्या किया, सेल की एंट्री पास कर दी, ठीक। यहां पे आप चाहो तो 2 एंट्रियां पास कर सकते हैं, आप प्लीज लिख लेंगे। एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवेन्यू अकाउंट, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग बोला था, बिल्कुल आराम से तसल्ली से क्वेश्चन करेंगे और अल्टरनेटिव जितने भी होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक। क्योंकि स्टूडेंट की ना बड़ी सारी क्वेरी रहती है इसमें, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी क्वेरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो जो क्वेरी है आपकी सारे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक। बन की बात जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे कैरिंग अमाउंट रिकॉर्ड कर रखा था गोल्ड का, कितने से सर, 1068 के हिसाब से। एक तो तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे एक सिंपल एंट्री पास कर दूं, कॉस्ट ऑफ सेल टू बायोलॉजिकल असेट, कितने अमाउंट से सर, जो भी कैरिंग अमाउंट से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, 18 गोट है इनटू आपका 1068 सर, 19224 से। तो मैं सिंपल एंट्री पास कर दूं, कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल असेट 19224 से। ये जो कैरिंग अमाउंट है मैंने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, कितनी गोट का, 18 गोट का, ठीक है। 82 गोट मेरे पास उसके बाद बच जाएंगे, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ना पहले क्या करूं, इसे रीमेजर करूं एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। देखिए 18 गोट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से सर, 20,000 माइनस 400 माइनस आपका 150, 19450, ये फेयर वैल्यू है, ठीक जी सर। कैरिंग अमाउंट की बात करें तो कितना कैरिंग अमाउंट है सर, 19224, ये भी हमने कैलकुलेट किया, 1068 इंटू आपका 18, ठीक। ये कैरिंग अमाउंट है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। देयर आर टू अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव 1, मैं इसे क्या करूं, डी रिकॉग्नाइज कर दूं, सिंपल एंट्री बनेगी कॉस्ट टू सेल टू बायोलॉजिकल एसेट। या दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले इसे क्या करूं, रीमेजर कर लूं। किस पे रीमेजर करूं सर, आज की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, वो वैल्यू आ जाएगी 19450, तो इसका जो डिफरेंस है पहले मैं इसे गेन रिकॉर्ड कर लूं, 19450 माइनस 19224, 226 से मैंने क्या किया, गेन रिकॉर्ड कर लिया, मैंने एंट्री पास की, बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट, ठीक। और फिर जो बायोलॉजिकल असेट है 18 गोट, उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो रिवाइज होकर 19450 बन जाएगा, उसे मैं कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दूं, ठीक। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले रीमेजरमेंट कर रखा है, बायोलॉजिकल असेट टू गेन ऑन सेल नहीं आएगा, रीमेजरमेंट आएगा, ठीक है। गेन ऑन सेल नहीं बनेगा, ये रीमेजरमेंट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने रीमेजर किया है। सर सेल भी तो आ सकता है क्योंकि हमने यहाँ बेचा है, ठीक है, ऐसे सेल भी लिखना चाहो तो कोई बुराई नहीं है, बट टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो हमने तो सेल के अगेंस्ट तो रिवेन्यू रिकॉर्ड कर ली, और उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर लिया, तो प्रॉफिट और लॉस तो ऑटोमेटिक पिनल में आ जाएगा डिफरेंस, ठीक। ये इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज कर लिया। यहां पे अल्टरनेटिव क्या बनेगा, आप सिंपल एक एंट्री पास कर सकते हैं, मैं यहां एंट्री पास करा दूं जी सर, कॉस्ट टू सेल अकाउंट डेबिट टू आपका बायोलॉजिकल असेट अकाउंट, अमाउंट कितने से आएगा, 19224, 19224, आप ये एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास कितनी गोट बच गई सर, 82, उनका कैरिंग अमाउंट कितने से बच गया सर, देखिए एक तो सिंपल तरीका है, 1068 पर गोट कैरिंग अमाउंट है इंटू 82, 1068 इंटू 82, 87576 और 106800 100 गोट का कैरिंग अमाउंट है, 82 गोट का कैरिंग अमाउंट 87576, ठीक। ये बहुत सिंपल रहेगा, आपको अल्टरनेटिव करने की नीड ही नहीं है। चलिए जी सर, आई अब देखिए क्या घटना घटती है 15 सितंबर को, अभी आपका रिपोर्टिंग डेट नहीं आई है। ऑन 15 सितंबर X2 द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गोट वाज 82820,
इस डेट पे फेयर वैल्यू जो है रिमेनिंग गोट की वो आपका 82820। ठीक, इंस्टीट्यूट ने ना इस लाइन को कहीं पे यूज नहीं कर रखा, मैं आपको इस लाइन को यूज भी करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इंस्टीट्यूट ने इस वजह से इस लाइन को यूज ना कर रखा हो। ठीक, तो इसीलिए अभी मैं इनिशियली इस लाइन को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक, अब ऐसे पढ़ेंगे, ऑन 15 सितंबर X2 42 गोट वर स्लोटर्ड ऑन दैट डे। ठीक है जी, विद ए टोटल स्लोटर कॉस्ट आपका 4200। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द carcasses on that day was 48,300 and the expected transportation cost to sell the carcasses आपका 420, no other costs are expected। देखिए हमने 42 गोट को क्या किया, यहाँ पे स्लोटर कर दिया, तो एक गोट का कैरिंग अमाउंट कितने से आ रहा है सर 1068, तो 42 इंटू 1068 ये 44856 अपने पास कैरिंग अमाउंट था गोट का। ठीक, हमने 4200 और इसके ऊपर कॉस्ट इनकर्ड कर दी, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, टू बैंक 4200। ठीक जी सर, 44856 से सर आपका बायोलॉजिकल सेट क्रेडिट कर देंगे। डेबिट अगर आप देखें तो इन्वेंट्री कितने से आ गई अपने पास ना, 48300 की मार्केट वैल्यू है, लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी 420 की, तो 48300 माइनस आपका 420, 47880 की इन्वेंट्री आएगी, डिफरेंस आपका पी&एल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए 47880 बायोलॉजिकल असेट और स्लोटर कॉस्ट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये बड़ी लंबी सी टेक्निकल कैलकुलेशन दे रखी, अब सिंपल देखिए ना 1068 इंटू 42, 1068 इंटू 42, 44856। ठीक, चले जी सर, आइए अब मैं इस लाइन के ऊपर चर्चा करता हूं। देखिए इंस्टीट्यूट ने ना कहीं पे भी इस लाइन का यूज नहीं कर रखा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये हो सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम बायोलॉजिकल असेट को रीमेजर किस वैल्यू पे करते हैं सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। हम कैसे मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ठीक जी सर, यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की इन्फॉर्मेशन ना देके सिर्फ फेयर वैल्यू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इंस्टीट्यूट ने इस वजह से लाइन का कोई यूज ना किया हो। अब जैसे मैं ये बात बोलता हूँ स्टूडेंट की क्वेरी आती है, सर मैंने कहा हाँ जी, मान लो एक मिनट के लिए ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लिखा होता, फिर अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके बताओ फिर कैसे यूज करते। देखिए दोस्त, हमारे पास 42 आपका ऐसे गोट है जिसको हमने क्या किया, स्लोटर किया, इनका कैरिंग अमाउंट 44856 है। अगर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता 82820, तो ये 82 गोट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती, तो 42 गोट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से आएगी, 82820 डिवाइड बाई आपका 82 इंटू 42, ये अमाउंट आ गया 42420। तो पहले हम क्या करते, रीमेजरमेंट करते। ठीक, अगर आप रीमेजरमेंट करेंगे तो लॉस आ गया सर, कैसे, ये कैरिंग अमाउंट है, ये रीमेजरमेंट किया हमने ये एज्यूम करके कि ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो लॉस कितने से आ गया 44856 सर, लॉस आ गया 2436, ये लॉस आ गया। हम सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, ये रीमेजरमेंट कर लिया, सेकंड एंट्री हम पास करेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 48300 माइनस आपका 420 सर, 47880 से इन्वेंट्री डेबिट, टू आपका बायोलॉजिकल असेट कितने से आएगा सर, वो आ जाएगा अपना 42420, क्योंकि हमने उसे रिवैल्यू कर लिया, रीमेजर कर लिया, और टू आएगा आपका बैंक अकाउंट 4200 से, डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है 47880 माइनस 42420 माइनस 4200, ये सर 1260 का अपने पास क्या आ गया, गेन आ गया। तो ये गेन है जी सर, और ये अपने पास लॉस है, नेट करके देखते हैं 2436, तो नेट गेन, नेट लॉस आ गया 1176, ये देखिए नेट लॉस, ये अल्टरनेटिव भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, एक और भी बड़ा अल्टरनेटिव है, वो मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा, वो यहां पे नहीं, वो पूरे क्वेश्चन के लिए एक अल्टरनेटिव है। ऑन 30th सितंबर X2 द मार्केट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 40 गोट, अच्छा अब अपने पास 40 गोट बची हुई। ठीक, और 40 गोट का कैरिंग अमाउंट कितने से सर, 1068 के हिसाब से। ऑन 30th सितंबर X2 द मार्केट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 40 गोट वाज 44800, द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने से आएगी सर, एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने पास 400 से आएगी। ठीक, ऑल्सो देयर वुड बी ए 2% ऑक्शनर फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट पेबल बाय द सेलर। ठीक है जी, तो 44800 माइनस 2% माइनस 400, ये आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई। ठीक, और ये कैरिंग अमाउंट कितने से है 43504, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, कैरिंग अमाउंट अपने पास आ गया इनका 42720, तो गेन आ गया 784 से, ये देखिए ये आ गया गेन 784 से। इसका एक अल्टरनेटिव और क्या बन सकता है,
देखिए ये जो घटनाएं घटी ना आपकी, ये ड्यूरिंग द ईयर घटी है। यहाँ से यहाँ पे एक तो हमने सेल किया है, बिल्कुल ठीक है सर। एक हमने उसे एज ए आपका स्लोटर किया है, ठीक है, और रिमेनिंग गोट को रिमेजर किया, ठीक। इन तीनों घटनाओं को अगर मैं कंबाइन करके बताऊं तो एक तो सेल की एंट्री आ जाएगी, मैं ब्लू पेन से टिक करूंगा, एक तो ये एंट्री आ जाएगी, ठीक। सेकंड ये इन्वेंट्री वाली एंट्री आ जाएगी, ठीक। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड है 6 मंथ के लिए, ठीक। अपने पास ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितने से आ रहा था सर? 1,06,800 से, 1,06,800, ठीक। ये कैरिंग अमाउंट आ रहा था आपके अपने पास कितने से? आपका 100 गोट से, ठीक। अब आउट ऑफ 100 गोट हमने 18 गोट सेल कर दी, ठीक है सर। और हमने क्या किया है, 42 गोट को एज ए स्लोटर कर लिया है। तो अपने पास कितनी गोट बच गई सर? 40 गोट बच गई। तो जो अपने पास 40 गोट बच गई है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? अभी हमने कैलकुलेट की है सर, उसकी फेयर वैल्यू 43,504, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें से हमने कौन सा अमाउंट डी रिकॉग्नाइज किया अभी तक? सर इसमें से हमने एक अमाउंट डी रिकॉग्नाइज किया है सिर्फ और सिर्फ आपका, यहाँ तो हमने सेल की एंट्री पास कर ली, यहाँ पे हमने इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दिया, मतलब स्लोटर कर लिया, ये वाला अमाउंट हमने डी रिकॉग्नाइज किया। ये बैलेंस कैरिंग अमाउंट बच गया, बुक वैल्यू 1,06,800 माइनस 44,856, 6194, और इसका कंपैरिजन करेंगे 43,504 से, तो जो डिफरेंस है उसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे 18,440 से। इससे हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल सेट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। सर इसको थोड़ा सा और क्लियर बताओगे? हाँ बेटा बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में कैरिंग अमाउंट कितने से था सर? 1,06,800 से, ठीक। अब हमने 18 गोट सेल कर दी, 42 गोट को स्लोटर कर दिया, ठीक, और अपने पास 40 गोट बच गई। तो 40 गोट की जो फेयर वैल्यू वो 43,504 है। कैसे कैलकुलेट होगी सर? क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 44,800 माइनस आपका आएगा 2% माइनस आपका आएगा 400, ठीक जी सर। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया होगा, सेल की एंट्री पास कर दी, बिल्कुल ठीक है। फिर ये एंट्री उस केस में पास नहीं होगी, ये वाली जो एंट्री है फिर ये पास नहीं होगी, ठीक। हमने सिंपल सेल की एंट्री पास कर दी और आपका इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 2 एंट्री होगी। थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे जी ये अपना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ये था, जिसमें से हमने क्या किया, जब स्लोटर में गुड ट्रांसफर की तो 44,856 का कैरिंग अमाउंट यहाँ पे डी रिकॉग्नाइज किया था। तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट कितने से आ रहा है सर? ये आ रहा है 61,944 से। अब हम क्या करेंगे, जो ये रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है इसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तक रिड्यूस करेंगे। तो डिफरेंस आ गया आपका 61,944 माइनस 43,504, 18,440। हम एंट्री पास करेंगे लॉस ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल टू आपका बायोलॉजिकल एसेट 18,440 से, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री ये होगी, और थर्ड एंट्री जो है ना ये ना होकर फिर आपका ये वाली एंट्री बन जाएगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1st November X1 C Agro Limited purchase 100 goats of special breed from a market for rupees 10 lakh with a transaction cost of 2%, ठीक है। गोट्स फेयर वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 9 लाख एज ऑन 31st March X2। आपका ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू है वो डिक्रीज होगी 1 लाख से, ठीक। डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। आपने फेयर वैल्यू इनिशियल डेट पे कैलकुलेट करनी है, दैट इज 1st November पे, परचेज डेट पे और ईयर एंड पे, अंडर बोथ द केसेज विच इज the transaction costs are borne by the seller and the transaction costs are incurred by the seller and purchaser both. Also partial entry under both the situation on the board date। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियली, अगर सेलर ने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड किया, अगर सेलर ने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड किया तो फिर आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से आएगा? 980 से। और बीइंग ए बायर हमने ये 2% कॉस्ट इनकर्ड नहीं की होगी, तो हम एंट्री पास करेंगे बायोलॉजिकल असेट टू बैंक, ठीक। टू बैंक आ जाएगा 10 लाख से, 980 बायोलॉजिकल असेट आ गई, 20,000 का आपका लॉस आ गया, ठीक। और अगर एज ए परचेजर हमने ये कॉस्ट इनकर्ड की तो फिर 1020 की अपनी कॉस्ट आ जाएगी, 40,000 का लॉस आ गया। अब दोनों केस में चाहे सेलर पे करे या परचेजर पे करे आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू मतलब दोनों केस में चाहे आपका सिर्फ सेलर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड करे या दोनों इनकर्ड करे, दोनों केस में इनिशियली जो फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल है वो आपका 980 आएगी, ठीक। क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 9 लाख माइनस 2%, 882,
980 से कंपैरिजन करेंगे तो लॉस आ गया 98,000 का दोनों केस में, ठीक। आइए ये देखिए, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट केवल सेलर ने बोन की है, दोनों ने बोन की है, तो यहाँ पे 40,000 का लॉस आ गया। दोनों केस में सर आपका लॉस जो आएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में 98,000 का आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एनालाइज वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 41 विद प्रॉपर रीजनिंग। देखिए इंड AS 41 में आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी मस्ट है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम किसे मानेंगे, कहते हैं एक एंटिटी को हम मानेंगे कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है अगर एंटिटी क्या करती है, मैनेजमेंट करती है। किस चीज का मैनेजमेंट करती है, दो चीजों का, एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का और दूसरा हार्वेस्ट का ऑफ बायोलॉजिकल असेट फॉर सेल पर्पज, फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फॉर कन्वर्जन इनटू अनदर आपका बायोलॉजिकल असेट। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें या तो बायोलॉजिकल असेट की क्वालिटी में चेंज आता है, क्वांटिटी में चेंज आता है, जिसके अंदर आपका इंक्लूड है ग्रोथ, आपका डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन एंड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन, ठीक। हार्वेस्ट का मतलब है कि बायोलॉजिकल असेट जो है आपने उसकी लाइफ को खत्म कर दिया या उसे डिटैच कर लिया, ठीक, अनदर बायोलॉजिकल असेट से। जैसे आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटैच कर लिया बायोलॉजिकल असेट से, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, फ्रूट्स तोड़ लिए, फ्लावर तोड़ लिए, ठीक। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका अलग कर दिया आपने बायोलॉजिकल असेट से, या फिर आपने बायोलॉजिकल असेट की लाइफ खत्म कर दी, जैसे आपका स्लोटर। आइए अब ये क्वेश्चन जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या नहीं है, मतलब 41 के स्कोप में तभी आएगी जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। तो हमें देखना है कि मैनेजमेंट है आपका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एंड आपका हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट। देखिए सबसे पहले क्या लिखता है इसके अंदर, मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक जू। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपका कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर रहे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का और हार्वेस्ट का, ठीक, ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। फिशिंग इन द ओशियन, ओशियन फिशिंग में हम लोग यहाँ पे कोई भी आपका मैनेजमेंट नहीं कर रहे बायोलॉजिकल आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। फिश फार्मिंग यस आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी मैनेजमेंट करते हैं और बायोलॉजिकल एसेट के हार्वेस्ट का भी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल, बैक्टीरिया एंड वायरसेज। अब देखिए अगर हमने रिसर्च पर्पज के लिए क्या किया है, इनका हम रिसर्च पर्पज के लिए अगर हम इन्हें डेवलप कर रहे हैं तो फिर ये अपने लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम इनका यूज कर रहे हैं आपका सेल पर्पज के लिए या डेयरी प्रोडक्ट में यूज करने के लिए, तो फिर ये आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी बन जाएगी। तो एनालिसिस रिक्वायर्ड आ जाएगा। आप इसका आंसर एक बार रीड कर लेंगे, ठीक। ग्रोइंग ऑफ प्लांट टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, अगर हम ड्रग के प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, आपका प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं और आपका बायोलॉजिकल असेट का हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक। परचेज ऑफ 25 डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज ऑफ द कंपनी परमाइसिस। देखिए बायोलॉजिकल असेट इंड AS 41 में केवल तभी कवर होती है जब वो इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डॉग्स हमने परचेज किए, ना तो हम उन्हें सेल पर्पज के लिए हेल्ड कर रहे हैं, ना हम उन्हें आपका कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ना ही कन्वर्जन इनटू अनदर एडिशनल बायोलॉजिकल असेट के लिए, तो वो अपने लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। तो 41 में कवर नहीं होंगे, 41 अप्लाई नहीं होगा। आइए एक बार मैं सोल्यूशन टिक करा देता हूँ, नो नो यस, एनालिसिस रिक्वायर्ड और आपका यस और नो, ठीक। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वेदर एबीसी लिमिटेड इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर इंड AS 41 इन बोथ ऑफ द केसेस। यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना कि क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या नहीं। एबीसी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एप्पल बेवरेज एंड रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी टू एप्पल टू मैन्युफैक्चर सच बेवरेज, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्पल, इट एंटर इनटू 3-year लीज कॉन्ट्रैक्ट विद ओनर ऑफ द एप्पल ऑर्चर्ड। द लीज कॉन्ट्रैक्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का लीज कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले लिखता है कॉन्ट्रैक्ट 1, the owner of the apple orchard, the lesser raise the apple tree to produce apple, ठीक है जी। ABC Limited lessee make a fixed annual payment of to the owner of the apple orchard who is required to cultivate the produce as per the specification of ABC। जैसे हमने स्पेसिफाई किया उस हिसाब से वो कल्टिवेट करेगा एप्पल को, ठीक। ABC Limited harvest the apple itself for fulfilling its requirement of apple। देखिए हम यहाँ पे हार्वेस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हम
बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट नहीं कर रही, तो ये आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। ठीक। Contract 2. ABC Limited obtained the apple orchard from owner, the lesser, to raise the apple tree for subsequent harvest of the apple to ensure that the apple are as per the requirement of ABC Limited. यहाँ पे देखिए हम लोग खुद आपका एप्पल को उगा रहे हैं। ठीक है। ABC Limited मेक ए फिक्स एनुअल पेमेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं और आपका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, तो दोनों का मैनेजमेंट करें तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ जाएगी। सॉल्यूशन not engaged or engaged in agricultural activity. Fisheries Limited practice pisciculture in sweet water, pond, tank and dam. The fishing activity of Fisheries Limited in such sweet water consists only of catching the fish. हम यहाँ पे ना आपका एक तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं, कैचिंग द फिश कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। कमेंट वेदर सच फिशिंग एक्टिविटी विल बी कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इंडियस 41। नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानेंगे हम इसको, क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, हेंस फिशिंग इन स्वीट वाटर, पॉन्ड, टैंक एंड डैम वर ओनली फिशिंग, हार्वेस्टिंग इज कैरिड आउट विदाउट एनी मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंडेस 41। चले जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 3। M. Chinnaswamy and Brother Limited is a company that is engaged in growing and maintaining coconut palm and selling their output in various forms. ठीक। The company has a farmland having 2 lakh coconut palm in the coastal area of Karnataka near Mangalore। ठीक, तो अपने पास 2 लाख ट्री हो गए। The fair value of the each coconut palm is derived based on the average realizable price of 30 per unit। पर यूनिट अपना मतलब एक नट का प्राइस कितना है, 30 है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पर पाम पे नट कितने आते हैं पूरे साल। ठीक। ईच कोकोनट पाम ग्रो 80 नट पर एनम ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है जी। ईच कोकोनट पाम कैन जनरेट रिवेन्यू फॉर एज लॉन्ग एज 80 ईयर एंड द करंट पाम आर ओनली 20 ईयर ओल्ड। मतलब 80 ईयर तक वो आपका कोकोनट हमें दे सकते हैं। ठीक है। और जो आपका फ्रूट आएगा, नट आएगा, वो 80 ईयर तक आ सकता है, रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और उनकी करंट लाइफ 20 ईयर, मतलब 60 ईयर तक वो आगे रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। द मैनेजमेंट थिंक दैट कंसिडरिंग द रिस्क फैक्टर इन द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में रिस्क फैक्टर है, द वैल्यूएशन ऑफ ईच पाम कैन बी कंसिडर्ड एट 5 टाइम इट्स एनुअल रिवेन्यू। तो जो करंट रिवेन्यू हम क्या करेंगे, 5 टाइम के हिसाब से वैल्यू करेंगे। तो आपका करंट रिवेन्यू कैसे आएगी, कोकोनट पाम इंटू कोकोनट पर पाम इंटू आपका प्राइस इंटू आपका 5 टाइम। ठीक। During August X5, the OHA chairman and his team visited the corporate office of the company at Mangalore। ठीक है। The deal was to supply tender coconut to OH at agreed price throughout the year. The agreement came into effect from 1st September, whereby the company shall reserve 15,000 coconut palm out of 2 lakh for OHA and will charge a concessional rate of 15 per unit to supply to OHA। Okay। तो 15,000 हमने रिजर्व कर दिए, 80 आपका नट आएंगे एक पाम पे, और 15 प्राइस कर दिया 5 साल के हिसाब से, और ये आपका 185 रह जाएगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ द पाम ट्री। ठीक है जी। अच्छा, OHA विल इन टर्न सप्लाई द टेंडर कोकोनट टू ईच OH एट द सेम प्राइस। ठीक है जी। दिस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ द पाम ट्री। It is not an entity specific restriction। ठीक है। All tender coconut of these 15,000 coconut palm were used by OHA irrespective of the agreement being effective from 1st September X5। ठीक है। What will be the valuation? तो देखिए वैल्यूएशन यहाँ पे कितने से आएगा, आपका 1,85,000 जो कोकोनट पाम है उस पर 80 नट आएंगे और एक 30 का बिकेगा, और 5 साल के हिसाब से वैल्यूएशन है। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एक काम करते करोड़ में डिवाइड कर लेते हैं, 1 लाख करोड़, आपका 222 करोड़ वैल्यू आ गई। 15,000 इंटू 80 इंटू 15 इंटू 5 डिवाइड बाई आपका 1 करोड़। लैक्स में चाहे तो लैक्स में कर सकते हैं कैलकुलेशन आप। 231 वैल्यू आ गई टोटल। ये देखिए 231 करोड़। चलिए इसी के साथ
इंडेस 41 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।